जब बूढ़े माँ बाप को बेटी ने धक्के मारकर बाहर निकाला तो बाप ने ऐसे सबक सिखाया। ओम प्रकाश जी अपने कमरे में सो रहे थे, तभी बड़ी बहू मंदिरा उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी और पीट कर बोली, बाबूजी आप कब तक सोते रहेंगे? नाश्ते का सामान ला दीजिए, सबको जाने के लिए देरी हो रही है। सुशांत ऑफिस जाएंगे और बच्चे स्कूल जाएंगे, जल्दी उठिए ना, नहीं तो खाना बनाने में सबको देर हो जाएगी। ओम प्रकाश जी ना चाहते हुए भी उठ जाते हैं। ओम प्रकाश जी को अच्छी नींद भी नहीं आई थी क्योंकि उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। कभी भी कोई बेटे या बहू ने उनके पैर नहीं दबाए, ना ही उनकी तबीयत के बारे में कभी पूछते। दोनों बेटे अमित और सुशांत फैमिली में ही मगन रहते थे। ओम प्रकाश जी उठकर गेट खोलते हैं। बहू उनके हाथ में 200 का नोट रखती है। वह बड़ी ही तीखी आवाज में उनको सामान बताकर चली जाती है, जबकि ओम प्रकाश के दोनों बेटे अभी भी सो रहे थे। ओम प्रकाश जी सोचते हैं कि अमित और सुशांत से भी तो सामान मंगा सकती थी, और यही सोचते हुए वे दुकान पर चले जाते हैं। वह सारा सामान तो ले लेते हैं, पर एक सामान लेना भूल जाते हैं, इसीलिए उनके पास 30 रुपए बच जाते हैं। तभी एक आदमी पास आता है जिसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसकी बहुत बुरी हालत थी। ओम प्रकाश जी के पास आकर ओम प्रकाश जी के पैरों में लिपट जाता है। बाबूजी 2 दिनों से भूखा हूँ, भगवान के वास्ते मुझे कुछ पैसे दे दो, नहीं तो मुझे खाना खिला दो। ओम प्रकाश जी बहुत दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे, उस पर दया आ जाती है, परंतु वे सोचते हैं कि खाना कहाँ से खिलाऊंगा, बहुएं तो देंगी नहीं, इसीलिए उस भिखारी को 30 रुपए दे देते हैं और घर चले जाते हैं। घर आकर बहू को सामान देते हैं। सामान देखकर बहू आग बबूला हो जाती है। बाबूजी तुम तो पूरा सामान भी लेकर नहीं आए, अब नाश्ता कैसे बनाएं? जल्दी जाकर सामान लेकर आओ। ओम प्रकाश जी बहू से सामान के पैसे मांगते हैं। बहू कहती है, जितना मैंने सामान को कहा था इतने पैसे तो मैंने तुम्हें दे दिए थे। यह बात सुनकर बाबूजी शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा एक गरीब आदमी मिल गया था, वह मेरे पैर पकड़कर रोने लगा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ, तो मेरे पास 30 रुपए थे, मैंने उसको दे दिए। यह सुनते ही बहू का पारा आसमान पर चढ़ गया और चीख चीख कर अमित को आवाज लगाने लगी, देखिए अपने बाबूजी का कारनामा देखिए, खुद तो कुछ करते नहीं और हमारे पैसे भी भिखारियों में बांट रहे हैं। अमित और सुशांत दोनों आंखें मलते हुए उठ कर आते हैं। सुशांत की पत्नी और उनके बच्चे भी आ जाते हैं। अमित की पत्नी ने और बढ़ा चढ़ाकर पिताजी के बारे में कहने लगी। बेटों को अपने पिता पर पहले ही गुस्सा था और अब और ज्यादा हो गए। बाबूजी से सीधे बुढ़े पर आ गए और बोले, इस बुढ़े ने हमारी जिंदगी खराब कर दी, अब हम इसके साथ नहीं रह सकते। और अब वे दोनों ओम प्रकाश जी का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए बाहर लेकर आते हैं और बाहर लाकर गेट से बाहर धक्का देकर गेट बंद कर देते हैं। यह भी नहीं देखते कि पिता हमारा धक्का खाने से गिर गया, उनकी चोट लग गई या पिताजी के पैर हाथ टूट गए तो क्या होगा। काफी देर तक ओम प्रकाश जी वहीं बैठे रहते हैं और रोने लगते हैं। फिर वह रोते हुए वहां से धीरे धीरे चलने लगते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि मुझे जाना कहाँ है। बस एक बस में बैठ जाते हैं और बस चल पड़ती है। चिंता और चोट की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब कंडक्टर टिकट के लिए आता है तो उनको मरा हुआ समझकर डर जाता है और बस वहीं रुकवाकर उन्हें एक पार्क में लिटाकर बस लेकर चला जाता है। अब रात का समय हो जाता है। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ते ही उनको होश आ जाता है और वह पार्क में ही छत वाली जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। बारिश में भीगने की वजह से उनको अब ठंड भी लगने लगती है। इतने में एक 22-23 साल का लड़का वहां आकर बैठ जाता है। वह भी भीग चुका था, लेकिन वह जवान था, इसीलिए उसको ठंड नहीं लग रही थी, इसीलिए उसको कोई असर नहीं हो रहा था। ओम प्रकाश जी की ऐसी हालत वह लड़का देखता है तो उसको उन पर दया आ जाती है। वह उनको चाय लाकर पिलाता है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी कम हो जाती है। बाबा आपको कहाँ जाना है? ओम प्रकाश जी ने उसकी इतनी पूछने पर ही रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा मेरा कोई घर नहीं है, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। लड़का कहता है, कोई बात नहीं बाबा,
बाबा आप इतनी रात को कहाँ जाएंगे, आप मेरे साथ चलिए। ओम प्रकाश जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। लड़के का नाम रमेश था। वह उन्हें अपने घर ले आया। उसका एक छोटा सा घर था। उसने ओम प्रकाश जी को अपने कपड़े पहनने को भी दिए और वह खाना बनाने लगा। रमेश के घर में उसके अलावा कोई नहीं था। रमेश ने ओम प्रकाश जी को खाना खिलाया। ओम प्रकाश जी रमेश से उसके बारे में पूछने लगे। वह कहता है कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ बाप एक एक्सीडेंट में चल बसे। अब मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। ओम प्रकाश जी को उसकी कहानी सुनकर बहुत दुख होता है। अब रमेश फिर उनके बारे में पूछने लगता है। ओम प्रकाश जी अपने अतीत में चले जाते हैं और बताते हैं, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर था, लेकिन वह कंपनी प्राइवेट थी। मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। हमारे 2 बेटे हुए। हमने दोनों बेटों को अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। मुझे खाना बनाने का बहुत शौक भी था। अक्सर नई नई डिश सबको बनाकर खिलाता रहता था। हमारी घर गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी और सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। फिर हमने बड़े बेटे की शादी कर दी। उसकी बीवी को घर गृहस्थी के काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मेरी पत्नी और मैं मिलकर ही खाना बनाते थे। अब दोनों बेटे अच्छी नौकरी पर थे। मेरा रिटायरमेंट का समय आ गया। रिटायरमेंट से जो पैसे मिले, हमने उन पैसों से छोटे बेटे की शादी कर दी। हमने सोचा कि हमें पैसे की क्या ज़रूरत है। हमारे दोनों बेटे की अच्छी नौकरी है। हमारा खर्चा अब हमारे बेटे उठा लेंगे। परंतु हमारी दूसरी बहू भी अच्छी नहीं आई। सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती। पूरा खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी के ऊपर आ गई। जब मैंने अपने बेटों से कहा कि घर का सारा काम हम दोनों ही करते हैं बेटा, थोड़ा बहुत काम अपनी पत्नियों को भी करने को कहो, तो फिर गुस्से से बोले, आप दोनों तो खाली ही रहते हो। अगर घर का काम आप लोग कर लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। वह हमारे खर्चे को एक भी पैसा नहीं देते थे। मेरी पत्नी ने इन बातों का इतना टेंशन लिया कि वह एक दिन चल बसी। अब मेरा ध्यान कोई नहीं रखता था। दोनों बहू ने अब रसोई पर अपना अपना अधिकार कर लिया। मेरी रसोई में घुसने पर हंगामा हो जाता। मैंने रसोई में जाना ही बंद कर दिया। सबके खाना खाने के बाद मुझे खाना दिया जाता और अपने साथ खाने पर बैठने नहीं देते थे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन सिर्फ 30 रुपए एक भिखारी को दे दी और इस बात पर इतना हंगामा हो गया और मेरे बेटों ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। इतना कहते कहते ओम प्रकाश जी फिर जोर जोर से रोने लगे। रमेश ने उन्हें बहुत मुश्किल से गले लगाकर चुप किया। फिर उन्होंने रमेश से पूछा, अच्छा बेटा तुम क्या करते हो? रमेश ने कहा, बाबा मैं एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करता हूँ। माँ बाप का देहांत होने के बाद अपना खाना खुद बनाता हूँ। पहले तो खाना अच्छा नहीं बनता था, लेकिन मैंने धीरे धीरे कहीं कहीं से सीखकर खाना बनाना सीख लिया। अब मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। हाँ बेटा तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, ओम प्रकाश जी बोले। इतना सुनते ही रमेश एक बार फिर ओम प्रकाश जी से गले लग गया और रोकर कहने लगा, बाबा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे पिता का देहांत हो चुका है। मैं अकेला हूँ। क्या आप मेरे साथ मेरे बाबा बनकर रहेंगे? इतना सुनते ही राम प्रकाश जी ने भी रमेश को रोते हुए गले लगा लिया और बोले, मैं तुम्हारा बाबा बनकर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। रमेश की आंखों में भी आंसू थे। बाबा खुद भी चुप हो गए और रमेश के भी आंसू साफ कर दिए। अब सो जा, सुबह तुझे नौकरी पर भी जाना होगा। ओम प्रकाश जी और रमेश दोनों सो गए। अब सुबह होते ही ओम प्रकाश जी जल्दी उठ जाते हैं और रमेश के लिए घर में रखे सामान से ही नाश्ता बनाते हैं और उसके बाद रमेश को उठाते हैं। रमेश उठकर ओम प्रकाश जी को अपने पास बैठा देखकर कहता है, बाबा आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ। ओम प्रकाश जी कहते हैं, बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने नाश्ता पहले ही बना दिया है। रमेश को बहुत हैरत हुई। ओम प्रकाश जी बोले, चलो अब जल्दी से नहाकर नाश्ता कर लो। इतने उधर से रमेश नहाकर निकला, तब तक ओम प्रकाश जी ने नाश्ता टेबल पर लगा दिया था।
रमेश ने जैसे ही थोड़ा सा खाना खाया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतना अच्छा खाना उसने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया था। उसने बाबा के नाश्ते की तारीफ की और बाबा को थोड़े से पैसे देकर अपने काम पर चला गया। ओम प्रकाश जी बाजार गए और घर में जो जो यूज होता है लेकर आ गए। दोपहर को उन्होंने खाना नहीं बनाया क्योंकि सुबह का नाश्ता बचा हुआ था, वही उन्होंने खा लिया। उन्होंने पूरे घर की सफाई की क्योंकि रमेश अकेला रहता था और सुबह अपने काम पर चला जाता, रात को वापस आता। खाना रेस्टोरेंट में ही खाकर आता था, आकर पढ़कर सो जाता। शाम के समय ओम प्रकाश जी ने रात का खाना बनाया। ओम प्रकाश जी ने खाना ऐसा बनाया हुआ था कि रमेश बिना तारीफ किए बिना नहीं रह पाया, क्योंकि रमेश को बाबूजी की खाने बहुत ज़्यादा पसंद आया करती थी। ओम प्रकाश जी ने कहा कि बेटा, हमें काफ़ी लंबे समय में खाना बनाते आ रहा हूँ, इसीलिए बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ। खाना खाकर दोनों फिर से सो गए। अगले दिन रेस्टोरेंट में जाकर रमेश ने अपने दोस्तों को ओम प्रकाश जी के बारे में बताया कि वो खाना इतना अच्छा बनाते हैं कि उंगलियां चाटते रह जाओ। रमेश के दोस्तों को उसके बाबा से मिलने की और उसका खाना खाने की इच्छा हुई, क्योंकि रमेश ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। उन्होंने रमेश से उसके घर जाने को कहा कि शाम को हम भी तुम्हारे बाबा के हाथ का खाना खाने तुम्हारे घर आएंगे। जब बाबा ने सब लोगों को देखा तो खुश हो गए। उन्होंने सबको खाना दिया, परंतु उन्होंने सबको थोड़ा थोड़ा खाना दिया क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों के लिए खाना नहीं बनाया था। खाना खाकर उसके दोस्तों की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने बाबा की खूब तारीफ की। बाबा से कहने लगे, बाबा आप हमारे साथ काम करिए, खाना हम बना लिया करेंगे, आप सिर्फ हमें बता देना। बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा, अगर मैं रेस्टोरेंट में लगूंगा तो हमें सिर्फ सैलरी मिलेगी। हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, हम टिफिन सप्लाई करेंगे घरों में, दफ्तरों में और बाकी सब जगहों में। वहां जाकर पता करो। रमेश के दोस्त कल वापस आने का वादा करके चले गए। बाबा ने रमेश को भी काम पर जाने से मना कर दिया। अगले दिन रमेश और उसके दोस्तों ने जाकर ऑफिस, दफ्तरों में पता किया किस किस को लंच या डिनर चाहिए। बहुत लोग थे जो घर का खाना खाना चाहते थे, इसीलिए उनके पास काफ़ी ऑर्डर हो गए। अगले दिन रमेश रेस्टोरेंट जाकर अपनी सैलरी ले आया और उससे उन्होंने और कुछ खाने पीने की सामग्री खरीदी। उसके बाद रमेश बाबा ने मिलकर सभी ऑर्डर को पूरा किया, लेकिन पहुंचाने में रमेश के दोस्तों ने उसकी सहायता की। जिसने भी उनका खाना खाया तारीफ किए बिना नहीं रह सका। उनके पास ज़्यादा टिफिन का ऑर्डर आने लगा। रमेश ने अब अपने दोस्तों को भी सैलरी पर अपने साथ लगा लिया। धीरे धीरे उनका होटल अच्छे खाने की वजह से मशहूर हो गया। ओम प्रकाश जी और रमेश के पास अच्छे पैसे जमा हो गए। उन्होंने अपने होटल की जगह खरीदी और काम शुरू किया। उन्होंने वहां पर लोगों के लिए दिन रात का ठहरने की भी जगह बनाई। अच्छा खाने और अच्छा व्यवस्था होने की वजह से उनका होटल बहुत जल्दी मशहूर हो गया। देखते देखते 10 होटल हो गए। अब उनका अखबार और मैगजीन में भी छपने लगा, क्योंकि उनके कुछ होटल बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गए। अब लोग उन्हें सैफ ओम प्रकाश जी कहकर बुलाने लगे। इतनी जल्दी तरक्की कोई नहीं करता, परंतु ओम प्रकाश जी की मेहनत रंग लाई। एक बार ओम प्रकाश जी की बेटे रास्ते पर अपने पिता का बड़ा सा पोस्टर देखता है और अपने पिता का इतना बड़ा पोस्टर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ओम प्रकाश जी का इतना बड़ा बंगला और उनके पैसे और कारोबार को देखकर उनके बेटों और बहू के मन में लालच आ गया। सोचने लगे कि अगर मैं अपने पिता से माफ़ी मांग लूँगा तो वो मुझे माफ़ कर देंगे। उनका सारा पैसा हमारा ही तो है, आखिर इतने पैसों का क्या करेंगे। अगले दिन ओम प्रकाश जी के दोनों बेटे और बहू उनके बंगले पर पहुँचे। बंगले को देखकर उनके होश उड़ गए। चौकीदार ने अंदर जाने से मना कर दिया तो चौकीदार के साथ झगड़ने लगे कि हमारे पिता का घर है, तुम हमें अंदर जाने से नहीं रोक सकते। शोर सुनकर ओम प्रकाश और रमेश बंगले से बाहर आए। अपने बेटे और बहू को देखकर उनको अपनी पहली सब बातें याद आने लगी। ओम प्रकाश जी को देखकर उनकी बेटे कहने लगे कि पिताजी,
देखिए हम आ गए हैं, अब हम भी आपके साथ रहेंगे। ओम प्रकाश जी कहने लगे कि मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और रमेश को गले लगा लिया। उन्होंने चौकीदार से कहा कि मैं इन्हें नहीं जानता, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दो। अब उनके बेटे और बहू अपने किए पर पछताने लगे। कुछ समय बाद ओम प्रकाश जी ने रमेश के लिए भी एक लड़की देखकर शादी कर दी। रमेश की पत्नी बहुत संस्कारी थी, ओम प्रकाश जी के साथ प्यार से रहती थी, उनकी सेवा करती थी। ओम प्रकाश जी अब बहुत खुश थे और रमेश की उसकी पत्नी के साथ अच्छी सी जिंदगी गुजरने लगे। दोस्तों, क्या ओम प्रकाश जी ने अपने बेटों के साथ जो किया वह सही था या गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दें। और मुझे पता है चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप नहीं जाएंगे और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत